चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों और प्रैक्टिस की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम उन बुनियादी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया के व्यापार को चलाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल ट्रेड थियरीज की, फिर देखेंगे कि मॉडर्न थियरीज क्या कहती हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग और मैनेजमेंट की बात करेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। इसमें हम उन पुरानी फाउंडेशनल थ्योरीज को देखेंगे जिन्होंने पहली बार ये समझाने की कोशिश की कि आखिर देश आपस में ट्रेड करते ही क्यों हैं। इन थ्योरीज में सबसे पहली है मर्केंटिलिज्म, या जिसे हम वाणिज्यवाद कहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा फंडा था, एक देश की असली दौलत उसके सोने चांदी के भंडार में है, और ये भंडार कैसे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर बेचो यानी एक्सपोर्ट करो, और बाहर से कम सामान खरीदो यानी इंपोर्ट पर रोक लगाओ। मर्केंटिलिज्म के बाद आए एडम स्मिथ और उन्होंने एक नया आइडिया दिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज का। उनका कहना था कि देशों को वो चीजें बनानी और बेचनी चाहिए जिन्हें वो दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और कम लागत में बना सकते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। यहां हम देख सकते हैं कि भारत को गेहूं उगाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो वहीं चीन को चावल उगाने में। अब इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले जाती है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी। ये कहती है कि ट्रेड तब भी फायदेमंद है जब कोई एक देश हर चीज बनाने में दूसरे से बेहतर हो। है ना दिलचस्प? इस केस में देखिए, भारत गेहूं और चावल दोनों बनाने में चीन से बेहतर है, लेकिन उसका असली फायदा गेहूं में है क्योंकि वहां उसकी बढ़त कहीं ज्यादा है। तो समझदारी इसी में है कि भारत सिर्फ गेहूं पर फोकस करे और चावल चीन से मंगवा ले। यही कंपैरेटिव एडवांटेज का सार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन क्लासिकल आइडियाज से मॉडर्न थ्योरीज कैसे निकलें, जिनमें और भी कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। तो ये है फैक्टर एंडोमेंट थियरी। इसका सीधा सा मतलब है, आपके पास जो चीज बहुतायत में है उसी का इस्तेमाल करके सामान बनाओ और बेचो। जैसे कि अगर किसी देश के पास बहुत ज्यादा लेबर है तो वो लेबर इंटेंसिव चीजें बनाएगा। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जैसे जिन देशों में तेल निकलता है वो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास मिनरल्स बहुत हैं तो वो लोहा, कोयला बेचता है। और चीन, जैसा कि हम जानते हैं, अपने विशाल लेबर फोर्स के दम पर मैन्युफैक्चरिंग का हब बना। अब एक और दिलचस्प थ्योरी है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये थ्योरी एक प्रोडक्ट की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके बनने और बिकने की जगह वक्त के साथ बदलती रहती है। तो देखिए, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहले कोई नया प्रोडक्ट उसी देश में बनता है जहां उसका आविष्कार हुआ। फिर उसकी डिमांड बढ़ती है और वो एक्सपोर्ट होने लगता है। तीसरी स्टेज में वो एक आम प्रोडक्ट बन जाता है और उसका प्रोडक्शन सस्ते देशों में शिफ्ट हो जाता है। और आखिर में हालत ये हो जाती है कि जिस देश ने उसे बनाया था वही उसे इंपोर्ट करने लगता है। हमने सामान के ट्रेड की बात कर ली। अब चलिए कैपिटल यानी निवेश की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पैसा कैसे एक देश से दूसरे देश जाता है और उसे कौन सी नीतियां कंट्रोल करती हैं। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत कहता है कि कोई भी कंपनी किसी नए देश में एकदम से पैसा नहीं झोंक देती। शुरू में वो बहुत संभल कर चलती है क्योंकि जानकारी कम होती है। फिर जैसे जैसे मार्केट को समझने लगती है और उसे वहां कुछ खास फायदे नजर आते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। यहाँ 2 बहुत जरूरी टर्म्स हैं, डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब है जब कोई कंपनी अपना माल दूसरे देश में लागत से भी कम दाम पर बेचती है ताकि वहां के मार्केट पर कब्जा कर सकें। ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है और इससे निपटने के लिए सरकारें उस प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती हैं। तो हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी ग्लोबल हो जाती है तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाती है। इसके लिए एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है, EPRG फ्रेमवर्क। ये 4 तरह के माइंडसेट बताता है। एथनोसेंट्रिक यानी मेरा देश ही बेस्ट है, पॉलीसेंट्रिक यानी हर देश अलग है, रीजियोसेंट्रिक जो एक जैसे देशों को एक ग्रुप में देखता है, और जियोसेंट्रिक जो पूरी दुनिया को एक ही मार्केट मानता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज की बात करता है। वो है उन एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज किया जाए जिन्हें आप दूसरे देशों में काम करने भेजते हैं। इन कर्मचारियों को हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट या प्रवासी, यानी वो लोग जो काम के सिलसिले में अपने देश से बाहर किसी और देश में रह रहे हैं। एक अच्छे एक्सपैट्रिएट मैनेजमेंट के 3 सीधे सरल स्टेप्स होते हैं। पहला, उन्हें भेजने से पहले पूरी तरह तैयार करना। दूसरा,
जब वो वहाँ काम कर रहे हों तो उन्हें पूरा सपोर्ट देना, और तीसरा, जब वो वापस आएं तो उनकी वापसी को अच्छे से मैनेज करना। ये जो ऑन साइट सपोर्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ काम की बातें नहीं होती, बल्कि वहाँ की भाषा और कल्चर सिखाने से लेकर उनके बच्चों के लिए स्कूल ढूंढने, घर खोजने और एक नया सोशल सर्कल बनाने में मदद करना, ये सब कुछ शामिल होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी फ्रेमवर्क्स देखे हैं उन्हें फटाफट से एक बार समेट लेते हैं। हमने क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज देखी, जो बताती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। फिर हमने इन्वेस्टमेंट थ्योरीज और पॉलिसीज को समझा, और आखिर में मार्केटिंग और मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स देखे, जो ग्लोबल ऑपरेशंस के कैसे का जवाब देते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां डिजिटलाइजेशन और जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, इनमें से कौन सी थ्योरीज आज भी उतनी ही काम की हैं और किन थ्योरीज को बदलने की ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।